हेलो दोस्तों, मैं हूं जाकिर हुसैन, आपकी जेडीएस क्लास से स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ाएंगे आपको क्लास 10th की परीक्षा उपयोगी प्रश्न, जो परीक्षा में 110% आने योग्य प्रश्न होंगे, जो आपको बिल्कुल जो है परीक्षा में हेल्प मिलेगा। देखते हैं, पहला हम इसमें पहला पढ़ेंगे रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान रसायन विज्ञान में फर्स्ट पार्ट होगा आपका। इसमें हम पढ़ाएंगे आपको अभिक्रिया। अब देखिए बच्चों, अभिक्रिया क्या होती है। अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो जब किसी पदार्थ में ऐसी क्रिया, जब किसी पदार्थ में उसके रंग, उसके गुण, उसके स्वभाव में परिवर्तन कर देती है, उसी को हम अभिक्रिया कहते हैं। अर्थात क्या है? वह क्रिया जो किसी पदार्थ की वह क्रिया जो किसी पदार्थ की रंग, संरचना एवं गुणों में परिवर्तन कर देती है। गुणों में परिवर्तन कर देती है, उसी को हम क्या कहते हैं? अभिक्रिया कहते हैं। क्रिया कर लिया, मान लीजिए कि सुबह का रखा हुआ सब्जी जो है और अचानक जो है शाम को खराब हो गया, उससे गंध आना शुरू कर दी, उससे जो है उसके रंग में परिवर्तन हो गया, उसकी संरचना बनावट में परिवर्तन हो गई, तो इसी परिवर्तन को क्या कहते हैं? हम अभिक्रिया कहते हैं, रिएक्शन कहते हैं। अब देखते हैं कि रिएक्शन क्यों होती है। दूसरा प्रश्न दे दिया जाए, पहला था अभिक्रिया क्या होती है, दूसरा प्रश्न दे दिया जाए, प्रश्न नंबर 2 होगा आपका कि रासायनिक अभिक्रिया क्यों होती है। अब आप समझ सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्यों होती है, कोई भी केमिकल रिएक्शन होता क्यों है। तो केमिकल रिएक्शन होने का रीजन क्या है यहां पे, कि जब अभिकारक के अंदर अधिक ऊर्जा होती है, तो उस ऊर्जा को हम उत्पाद में बदलते हैं, और वह उत्पाद क्या करता है? उस ऊर्जा को अस्थायित्व में परिवर्तित कर देता है। मतलब अभिकारक के अंदर उपस्थित ऊर्जा को अस्थायित्व में बदलने की क्रिया ही क्या कहलाती है? हमारी रासायनिक अभिक्रिया होती है। तो आपने कहा कि रासायनिक अभिक्रिया क्यों होती है, तो हम कह सकते हैं कि जो अभिकारक की ऊर्जा होती है, अभिकारक की ऊर्जा, और अभिकारक की ऊर्जा जो होती है वह अधिक होती है उत्पाद के अस्थायित्व के लिए, उत्पाद की अस्थायित्व। यहां कह सकते हैं कि अभिकारक की ऊर्जा, अब मान लीजिए कि जो चावल है या गेहूं है, आटा है, आप उस आटे से रोटी बना रहे हैं, चावल बना रहे हैं, और जब चावल बना देंगे तो चावल के अंदर ऊर्जा थी, तो जब उस चावल के अंदर ऊर्जा थी तो चावल को आपने पका दिया, और जैसे ही चावल पक गया तो उसके अंदर जितने भी उसके चावल के अंदर ऊर्जा थी, अब वो क्या हो गई? अस्थायी हो गई। अब फिर चावल को फिर वो भात को फिर आप बनाएंगे तो उससे कोई ऊर्जा आपको लाभ नहीं मिलने वाली है, क्योंकि उसकी क्या हो गई है? अस्थायी हो चुकी है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि जो हमारी अभिकारक की ऊर्जा जो अस्थायित्व होती है, ये अस्थायित्व प्रोपोर्शनल टू 1 ऊर्जा, जिसके अंदर जितनी ऊर्जा होगी वो कम अस्थायित्व होगा। जिस पदार्थ के अंदर जितनी ऊर्जा होगी वह कम अस्थायित्व होगा, और जितनी कम ऊर्जा होगी वह अत्यधिक अस्थायी हो जाएगा। और मान लीजिए कहीं भीड़ भड़ाके के अंदर एक थोड़ा सा रासायनिक आपके दैनिक जीवन से जोड़ बताते हैं। इसमें क्या होगा कि मान लीजिए किसी व्यक्ति के अंदर बहुत ज्यादा ऊर्जा है, 4 लोग पकड़े हुए, 4 लोग लगे हुए उसको पकड़ने के लिए, तभी भी अस्थायित्व तो नहीं है। लेकिन जैसे ही उसको मार दिया जाता है, उसको पीट दिया जाता है, उसको कंट्रोल कर लिया जाता है, वो पूरे चिल्ला लेता है, और जब उसके अंदर से एनर्जी खत्म हो जाती है तो पूरी तरह से अस्थायित्व हो जाएगा। जैसे जैसे एनर्जी उसके शरीर से, बॉडी से रिलीज होगी, वह कैसे होगा? और अस्थायित्व हो जाएगा, चरपाई में पड़ जाएगा। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि अस्थायित्व क्या होता है। तो वही बताने की कोशिश कर रहा था कि अस्थायित्व जो होती है प्रोपोर्शनल टू एनर्जी, जितनी उसके अंदर ऊर्जा होगी उतना ही अस्थायित्व कम होगा।
जितना ही ऊर्जा कम होगी उतना ही अस्थायित्व क्या होगा, ज्यादा होगा। अब आते हैं हम, रासायनिक समीकरण क्या होता है? रासायनिक समीकरण। अब रासायनिक तीसरी प्रश्न क्या होगा, तीसरी प्रश्न ये पूछा जाएगा एग्जाम में कि बताइए कि रासायनिक समीकरण होता क्या है। तो अब बता सकते हैं कि रासायनिक समीकरण क्या होता है। किसी भी अभिक्रिया के विवरण को छोटे रूप में लिखना, किसी भी अभिक्रिया के विवरण को छोटे रूप में लिखने की क्रिया क्या कहलाती है, रासायनिक समीकरण कहलाती है। हम लिख देते हैं शॉर्ट में, आप पढ़ लेंगे कि अभिक्रिया की विवरण को छोटे रूप में लिखना, छोटे रूप में लिखना, छोटे रूप में लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब समझिए रासायनिक समीकरण क्या है। जैसे मान लीजिए एग्जांपल में, जैसे मैंने लिख दिया कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, और ये मिलकर बन गया कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन प्लस ऑक्सीजन, इसको मैंने लिखा क्या शब्दों में, तो मैंने कहा कि अभिक्रिया के विवरण को, जो भी अभिक्रिया रिएक्शन हो रही है, जो भी आप रिएक्शन करा रहे हैं, आप चावल बना रहे हैं, हलवा बना रहे हैं, हलवा बनाते समय आपने क्या क्या विवरण लिखा, आपने क्या क्या मटेरियल डाला, वो विवरण हुआ, और उस विवरण को अंत में क्या प्राप्त हो गया, वो हलवा प्राप्त हो गया, तो वही क्या है, तो उसको लिखने का रासायनिक समीकरण में क्या है कि अभिक्रिया के विवरण को छोटे रूप में लिखना ही क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो यह है कार्बन और ऑक्सीजन। हमने बताया कि कार्बन और ऑक्सीजन जब आपसे मिलता है तो उसी कंडीशन क्या बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। उसके बाद आता है कि रासायनिक समीकरण को लिखना, रासायनिक समीकरण को लिखना। अब हम कह सकते हैं कि रासायनिक समीकरण में शब्दों के स्थान पर, रासायनिक समीकरण में लिखना क्या होता है कि शब्दों के स्थान पर उसके सूत्र या उसके संकेतों के माध्यम से उस अभिक्रिया को व्यक्त करना ही क्या कहलाती है, रासायनिक समीकरण का लिखना कहलाता है। जैसे मैंने लिखा था कार्बन प्लस ऑक्सीजन, दोनों मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड, तो मैंने अब शब्दों के स्थान पर क्या कर दिया, सूत्र का प्रयोग किया। जैसे कार्बन हो गया C और ऑक्सीजन हो गया O2, और यह दोनों को मिलाते हैं तो CO2 बन जाता है। तो इसी को हमने कहा कि रासायनिक समीकरण को लिखना कैसे होता है। तो रासायनिक समीकरण को लिखने का तरीका क्या है कि जो हम शब्दों के प्रयोग में, रासायनिक समीकरण में जो हम शब्दों के प्रयोग से लिख रहे थे, उसी को अब क्या करेंगे, सूत्रों या संकेतों के माध्यम से लिखेंगे। इसी घटना को कहते हैं रासायनिक समीकरण को लिखना। देखेंगे बच्चों, संतुलित समीकरण, संतुलित समीकरण। अब संतुलित समीकरण क्या होता है, तो संतुलित समीकरण किसे कहेंगे। देखिए, तो हमारे संतुलित समीकरण क्या होता है, एक होता है अभिकारक और दूसरी तरफ क्या होता है, उत्पाद। तो सिंपली समझिए, अभिकारक तथा उत्पाद में, अभिकारक तथा उत्पाद में परमाणुओं की संख्या बराबर करना ही क्या कहलाता है, आपका संतुलित समीकरण कहलाता है। एक बार फिर सुनते हैं, अभिकारक तथा उत्पाद में, अभिकारक तथा उत्पाद में दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या को संतुलित करना ही क्या कहलाता है, संतुलित समीकरण कहलाता है। अब जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया C और प्लस O और यहां पे 2, तो यहां पे देखिए क्या होगा, CO2 हो जाएगा, CO2 हो गया। अब देखिए, इधर ऑक्सीजन 2 है तो इधर भी ऑक्सीजन 2 है, इधर भी कार्बन 1 है तो इधर भी कार्बन क्या है, 1 है। अब देखते हैं फिर से, जैसे मैं लिख दिया हाइड्रोजन, यहां पे H2 लिख दिया और यहां पे Cl2 ले लिया, और मुझे क्या करना है, क्रिया करा दिया इसको। तो क्रिया जब कराएंगे तो ये होगा 2HCl। अब देखिए, यहां पर भी क्लोरीन 2 है, यहां पे भी हाइड्रोजन 2 है, तो यहां पे हाइड्रोजन 2 है तो यहां पे दोनों क्या है, इसका मतलब दोनों पक्षों में बराबर है। इसी को कहेंगे क्या हम, संतुलित समीकरण, बैलेंस इक्वेशन। उसके बाद आती है रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार। अब देखते हैं बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार क्या है। रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार,
रासायनिक अभिक्रिया जो होती है, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार वह 4 प्रकार की होती है। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, आप समझ सकते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में पढ़ेंगे संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। अब देखिए संयोजन अभिक्रिया क्या होती है? ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर के किसी नए उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? संयोजन। इसका अर्थ है संयोजन, मतलब योजन क्या होता है? जुड़ना। जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर नए उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब जैसे मान लीजिए यह है बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा चूना, और बिना बुझे चूने के अंतर्गत आपने डाल दिया पानी, तो यह बन जाएगा बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना बन जाता है। आपने लिया बिना बुझा हुआ चूना लिया था और उसके अंदर क्या डाल दिया? पानी। दुकानिया से गए, चूना खरीद के लाया 1 बोरिया और उसमें डाल दिया पानी, तो जब पानी डाल दिया तो क्या हो जाएगा? बुझ जाएगा। उसी को कहते हैं बुझा हुआ चूना। अब बिना बुझा हुआ चूने का सूत्र क्या होता है? CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। तो जब कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर क्या डाल देते हैं? अब पानी डाल देते हैं। पानी मान लीजिए HOH, या इसी को कह सकते हैं H2O। तो जब HOH डाल देंगे तो ये देखिए, ये कैल्शियम सिंगल है, अकेले है, यहाँ पे O2 है और एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे, हाइड्रोजन 2 है, तो हम इसी को कह सकते हैं OH का ट्वाइस, अर्थात ये बन गया बुझा हुआ चूना। तो ये जो था वीडियो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप ज्यादा से ज्यादा इसको देखें, जो आपके एग्जाम में क्या होगी, बहुत ही क्लास 10 के बच्चों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी, और आशा करता हूँ कि आपको बहुत पसंद आएगी। देखने के लिए